कुछ महीने पहले हमने RTX 4060 वाले लैपटॉप का रिव्यू किया था जो 90,000 के अंडर आता था, पर वो i5 12 जनरेशन के साथ आता था और क्या ही तगड़ा रिस्पांस दिया आप लोगों ने उस वीडियो पर, देख के काफी बढ़िया लगा। और अब फिर से लेके आया हूँ बजट में RTX 4060 वाला लैपटॉप जो कि आता है Intel i7 13 जनरेशन के साथ। लैपटॉप तो आपने देख ही लिया है, Asus का टफ F15 है। ये वाला लैपटॉप Lenovo लॉक का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है, जिन्हें लॉक नहीं लेना क्योंकि उसके कुछ इश्यूज आ रहे हैं उसके लिए, तो आप इसे एक बार कंसीडर कर सकते हो। और Lenovo लॉक के इश्यूज के ऊपर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है उसके ऊपर, आप आई बटन पर जाकर देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि सारी कुछ अच्छी चीजें हैं इस लैपटॉप में, ये कुछ कमियों के साथ भी आता है, तो सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको ये परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। और इसको एंड में इसके कंपेटिटर से कंपेयर भी करके देखेंगे कि ये लैपटॉप आपको लेना चाहिए या इसके कंपटीशन में जो बाकी लैपटॉप आते हैं वो कंसीडर करने चाहिए। उन सबसे पहले बॉक्स नहीं खोलते क्योंकि ऑलरेडी लैपटॉप तो बाहर हमने निकाल चुका है और बॉक्स में कुछ नहीं, आपको 240 वाट का एक पावर ब्रिक मिलती है और एक पावर कॉर्ड, और लैपटॉप तो ऑब्वियसली मिलता ही है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा घुसते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की तरफ। अगर आप फर्स्ट लुक में लैपटॉप को देखते हो तो लैपटॉप सेम है जो पिछले बरस आता था, बस थोड़े जीबी और सीपीयू चेंज हुआ है, बाकी लास्ट ईयर जैसा लैपटॉप सेम ही। टॉप लिड इसकी मेटल की देखने मिलती है, ठंडी ठंडी, और बीच में टफ का लोगो। इसका टॉप लिड फ्लेक्स भी आपको ना के बराबर देखने मिलेगा। आगे हिंज की बात करूँ तो हिंज इसकी काफी बढ़िया है, सिंगल हैंड से लैपटॉप आसानी से ओपन हो जाता है और स्क्रीन वॉबल भी ऐसा कुछ ज्यादा नहीं मिलता, इतना तो मिलेगा ही ऑब्वियसली। अब इसे खोल ही लिया है तो इसके अंदर का भी मामला देख लेते हैं। लैपटॉप के अंदर का मामला देख लेते हैं। अंदर का मामला पूरा पॉलीकार्बोनेट का आता है और बिल्ड भी काफी बढ़िया लगी। और अंदर अगर इसके कीबोर्ड फ्लेक्स की भी बात करूँ तो कीबोर्ड फ्लेक्स भी आपको ना के बराबर देखने मिलेगा क्योंकि ये टफ है, टफ बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। अगर कीबोर्ड की बात करूँ तो कीबोर्ड इसका बड़ा है, नम पैड इंक्लूडेड कीबोर्ड आता है और इसके एरो कीज थोड़े छोटे देखने मिलते हैं, पर काम तो चली जाता है। और ये कीबोर्ड RGB के साथ आता है तो आप इसके मोड्स को आसानी से आर्मरी ग्रेड से चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। और सिंगल कलर RGB के साथ आता है, मल्टी कलर नहीं मिलेगा, इतने में इतना ही मिलेगा। ट्रैक पैड डिसेंट है, फुल्ली क्लिकेबल वाला ट्रैक पैड मिलता है और चलने में भी काफी स्मूथ है, ऐसा मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई इसे यूज करते हुए। और ट्रैक पैड के ऊपर कॉर्नर में आपको एक टफ का लोगो देखने मिलेगा जो काफी अच्छा लगता है। और अगर यहाँ नीचे देखते हैं तो लिखा है कॉशन हाई फ्रेम रेट जोन। तो हाई फ्रेम रेट जोन तो इसके गेम टेस्ट में ही पता लगेगा कि कितने FPS निकालता है। और इसका पीछे का भी लैपटॉप के पीछे का भी मामला पूरा पॉलीकार्बोनेट का आता है और पीछे आपको बड़े बड़े एयर वेंट्स देखने मिलते हैं जो इसकी एयर को इंटेक करेंगे और आपके CPU को ठंडा रखेंगे। ओवरऑल टफ की बिल्ड तो एकदम टफ है और ये मिलिट्री गेट सर्टिफिकेट के साथ भी आता है, तो मतलब टफ 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 लैपटॉप। अगर आप पुणे से ये वीडियो देख रहे हो तो आपको बता दूं कि ये लैपटॉप हमें प्रोवाइड किया है DCG के अंडर आने वाला लैपटॉप मॉल जो लोकेटेड है डेक्कन पुणे में। यहाँ आपको सारे कैटेगरीज के लैपटॉप देखने मिलेंगे, थिन एंड लाइट से लेके हाई एंड गेमिंग तक, और प्रॉपर फुल फ्लेज्ड गेमिंग PC भी बिल्ड कर मिलेगा। अगर आपको पुणे से ये लैपटॉप खरीदना है तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लैपटॉप मॉल से खरीदो क्योंकि वहाँ भाई का नाम चलता है, भाई के नाम से कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये लैपटॉप खरीदने के बाद अच्छी खासी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक बात इनकी बहुत अच्छी है। और शॉप की कॉन्टेक्ट डिटेल्स और लोकेशन में अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके एक बार चेकआउट कर लेना। आगे अगर इसके डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसमें हमें 15.6 इंच का FHD 16:9 रेशियो वाला IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने मिलता है जो 144 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है। और ये डायनेमिक रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है, मतलब जो भी आप टास्क करोगे इसके रिफ्रेश रेट उसके हिसाब से कम ज्यादा होंगे, मतलब ये बैटरी बचाने में काफी हेल्प करेगा। अगर ब्राइटनेस की बात करूँ तो ब्रांड ने क्लेम किया है कि ये 250 निट्स के ब्राइटनेस के साथ आता है, पर वेनम भैया ने टेस्ट किया अपने कुछ डिवाइस से तो उसकी ब्राइटनेस 290 तक निकल के आई, तो वो एक अच्छी बात है। आई थिंक 300 निट्स का पैनल लगा है इसमें। और इसकी डिस्प्ले 100% sRGB के साथ आती है, मतलब कलर ग्रेडिंग टास्क, कंटेंट कंजम्पशन, कंटेंट क्रिएशन में ये आपको एक्यूरेट कलर्स निकाल के देगी। और अगर डिस्प्ले की बात हो ही रही है तो आपको बता दूं कि आपको इसमें मक स्विच देखने मिलता है जिसकी वजह से आप इसके डिस्प्ले के आउटपुट को iGPU और DGPU पर स्विच कर सकते हो अपने बैटरी के हिसाब से, मतलब बैटरी बचाने के हिसाब से। डिस्प्ले तो इसकी काफी बढ़िया है, अगर आप गेमिंग करते हो, कंटेंट क्रिएट करते हो, कंटेंट कंज्यूम करते हो या फिर कुछ भी करते हो तो डिस्प्ले इसकी टॉप नॉच मिलेगी। 2K पैनल होता तो बढ़िया होता, पर
इतने में इतना ही मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की तरफ, फिर बेंचमार्क्स और गेम टेस्ट देखेंगे। इसमें आपको इंटेल का i7 13620H प्रोसेसर देखने मिलता है, जो आता है 10 कोर्स और 16 थ्रेड्स के साथ। और ग्राफिक कार्ड इसमें आपको एनवीडिया का RTX 4060 मिलता है, जो आता है 140 वॉट के TGP के साथ। मतलब गेमिंग में तो ये धूम मचाएगा, धूम। हाँ, वो तो लिखा ही है इधर, क्वेश्चन है फ्रेम रेट जोन। 16 GB की DDR5 रैम 4800 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, वो भी सिंगल चैनल में। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ये DDR5 रैम है, सिंगल चैनल में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। और फ्यूचर में आपको अगर रैम बढ़ाना भी हो तो आपको एक स्टिक इसकी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आप इसमें दूसरे स्लॉट में दूसरी स्टिक लगा सकते हो। और अपग्रेड ऑप्शन की बात करूँ तो रैम इसमें 32 GB तक मैक्सिमम हो जाएगी। 512 GB की Gen 4 आपको इसमें SSD मिलती है, जिसकी आप रीड राइट स्पीड अभी देख लो, काफी बढ़िया स्कोर निकल के आए हैं। मतलब यही एक्सपेक्टेड था। SSD का आपको इसमें 2 स्लॉट देखने मिलते हैं और मैक्सिमम ये 4 TB तक आप इसमें अपग्रेड कर सकते हो। 2 TB ईच, मतलब हर स्लॉट में 2 TB के स्टिक लगेंगे SSD के। और कनेक्टिविटी के मामले में इसमें आपको Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.2 देखने मिलता है। MS Office आपको इसमें नहीं मिलता, पर मेरे ख्याल से यार MS Office SS वालों को दे देना चाहिए, अभी जरूरत पड़ती है लोगों को। पर इसके कॉम्पिटिटर वाले तो ऑलरेडी दे ही रहे हैं। लॉक में आता है, बाकी प्रेडिटर में आता है, बाकी ओमन में आता है शायद, पर दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे। और आगे बढ़ते हैं इसके बेंचमार्क की तरफ। इसके बेंचमार्क्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहला बेंचमार्क है हमारा Cinebench R23, जिसका सिंगल कोर का स्कोर हमें 1800 के आसपास मिला और मल्टी कोर का स्कोर हमें 15500 के आसपास। और अगला बेंचमार्क Geekbench 6, जिसका सिंगल कोर का स्कोर आप देख सकते हो 2476 और मल्टी कोर का स्कोर भी 11000 के आसपास मिला है, जो कि काफी बढ़िया है। और Geekbench 6 का OpenCL का स्कोर जो प्रॉपर अपने GPU के लिए रहता है, वो 97,000 के आसपास आया है। वो एक काफी बढ़िया बात लगी मुझे, और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि इसमें RTX 4060 जो आता है। 3D Mark Time Spy का स्कोर आप देख सकते हो। ये रहा आगे PC Mark 10 का स्कोर, और ये रहा क्रॉसमार्क का स्कोर, जो आपको दूसरे लैपटॉप से कंपेयर करने में हेल्प करेगा। बेंचमार्क्स तो आपने देख लिया, अब देखते हैं कि ये रियल लाइफ में कैसे परफॉर्म करता है। 4K एडिटिंग आप इसमें आराम से कर पाओगे, क्योंकि इसका CPU भी अच्छा है और GPU भी बढ़िया है। मतलब रेंडरिंग में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और टाइमलाइन स्क्रॉल करने में भी CPU अच्छा है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कोडिंग करनी है, डे टू डे टास्क करना है, एक्सेल शीट चलानी है, होमवर्क करना है, फोटोशॉप चलाना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आराम से कर लेगा। अगर आप 3D मॉडलिंग करते हो, रेंडरिंग, आफ्टर इफेक्ट वाले काम करते हो, तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि इसमें RTX 4060 मिलता है। और अगर आप इसे लेकर गेमिंग करने वाले हो, तो अगला ही शॉट आपका गेमिंग का होगा। गेम टेस्ट देख लो। तो हम अपना सबसे पहला गेम खेल रहे हैं Valorant, और इसमें हमें आराम से 400 प्लस FPS देखने मिलते हैं, जो कि काफी बढ़िया लगी। रैम इसकी पूरी 9 GB तक की यूज हो रही है, और टेम्परेचर भी ऐसा कुछ ज्यादा नहीं गए, क्योंकि 80 से 90 के बीच में टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है। और ये गेम CPU बेस्ड गेम है, इसीलिए CPU के टेम्परेचर शायद ज्यादा जा रहे हैं, पर आगे इसके टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। और GPU की वॉटेज भी आप देख सकते हो, 40 से 60 वाट के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि ये CPU बेस्ड गेम है, इसमें GPU का ज्यादा यूज नहीं होता। अगला गेम है अपना CS2, और इसमें हमें आराम से 200 के ऊपर FPS निकाल के दे रहा है, और गेम प्ले भी काफी स्मूथ चल रहा है। और ये गेम हम हाई सेटिंग पर खेल रहे हैं, तो वो एक बात याद रखना, CS2 में इस लैपटॉप के टेम्परेचर 90 प्लस ही रहे थे, पर कहीं पर टोटल नहीं दिखा मुझे, तो वो एक अच्छी बात लगी मुझे। पर अभी आगे टेस्टिंग करके चेक करते हैं कि कैसा रहता है। इस गेम में GPU के वॉटेज 70 से 80 वॉट के बीच थी, और CS2 खेलते वक्त इसकी वॉटेज पीक 80 वॉट तक ही गई है। और इस गेम में रैम 11 GB तक की यूज हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि 16 GB रैम रहने का ये एक फायदा निकल के आया। और ये रहा अपना अगला गेम स्पाइडरमैन, जो हम खेल रहे हैं हाई सेटिंग्स के ऊपर। रे ट्रेसिंग ऑफ और DLSS भी ऑफ पर ही रखा है, और इन सेटिंग्स पर 100 से लेके 120 FPS तक ये निकाल के दे रहा है, जो कि काफी बढ़िया है। 11 GB की रैम इसमें भी यूज हो रही है, बीच बीच में 12 GB तक यूज हो रही है, पर फिलहाल तो 11 GB यूज हो रही है, 11.5। 80 वॉट तक इसका GPU मैक्स अभी तक गया है इसी गेम में, और बाकी के गेम में अभी आगे गेम टेस्ट करके देखते हैं कि कितने वॉट तक ये मैक्स जाता है। अब हाई सेटिंग्स पर DLSS को क्वालिटी पे रखते हैं, और रे ट्रेसिंग को भी ऑन करते हैं, तो हमें 100 प्लस FPS देखने मिलते हैं। रे ट्रेसिंग लगाते ही हमारे FPS ड्रॉप हो गए थे 80 से 70 के बीच में, और कहीं कहीं तो 60 FPS भी मिल रहे थे। पर जैसे ही हमने DLSS फ्रेम जनरेशन लगाया, उसके बाद हमें 100 FPS तो आराम से कांस्टेंट मिल रहे थे। टेम्परेचर इस गेम में 90 प्लस गए हैं, पर अभी तक तो लैपटॉप ने थ्रॉटल नहीं किया, अपनी परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं की, वो एक अच्छी बात
लगी। जैसे हमने रे ट्रेसिंग चालू की तो इसकी रैम यूज होना ज्यादा चालू हो गई, क्योंकि पहले 11.5 GB तक की रैम यूज हो रही थी और अब 13.5 GB तक की, मतलब काफी अच्छी खासी ये पावर ड्रॉ कर रहा है। तो रैम को देखकर आप समझ सकते हो क्योंकि मैं कहता हूँ कि आप मिनिमम 16 GB तक की रैम वाला तो लैपटॉप लेना ही चाहिए। और अगला गेम है हमारा फोर्जा होराइजन 5, जो हम एक्सट्रीम प्रीसेट पर टेस्ट कर रहे हैं और इसमें रे ट्रेसिंग ऑलरेडी चालू है। FPS हमें 70 के आसपास देखने मिलते हैं और रैम इसमें 11 GB की यूज हो रही है और जीपीयू के वोल्टेज भी 70 से लेकर 85 के बीच ही फ्लक्चुएट हो रही है। और इस गेम में 70 वॉट तक की मैक्सिमम जीपीयू ने पुश मारी है। और जैसे हमने DLSS फ्रेम जनरेशन ऑन किया और रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पर रखी तो हमारे FPS बढ़कर 110 हो गए, मतलब 25 से 30 FPS का हमें यहाँ पे जंप देखने मिला है। और रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पर करने के बाद हमारे टेम्परेचर 95 के आसपास घूम रहे थे और रैम भी इसमें 11.5 GB की यूज हो रही है। तो रैम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है और जीपीयू भी इस गेम में 90 वॉट तक का पीक गया है, जो कि काफी बढ़िया लगा मुझे। और जीपीयू यूजेज भी इसमें 99% का हो रहा है और 1% होता तो 100% हो जाता। और अगला गेम हम खेल रहे हैं गोस्ट ऑफ त्सुशिमा, जो हमने हाई प्रीसेट पर ही इसे रखने दिया और DLSS को रखा ऑफ। जब DLSS ऑफ था तो इसमें हमें 60 FPS कांस्टेंट देखने मिल रहे थे और रैम भी इसमें 12 GB तक की यूटिलाइज हो रही है। जीपीयू भी इसमें 100% तक का यूज हो रहा था और TGP भी 90 वॉट तक मैक्स गई है इस गेम में। टेम्परेचर इसकी 90 से 95 वॉट के बीच फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अभी हो चुका है 1 घंटा गेम खेलते हुए। अगर हम DLSS को क्वालिटी पे रखते हैं हाई सेटिंग्स पर तो हमें 120 FPS देखने मिलते हैं, जो कि सीधा डबल है जो हमें DLSS ऑफ पर मिल रहे थे। और जीपीयू की यूजेज भी 100% इसमें हो रही है और 12.5 GB की रैम। तो मेरे ख्याल से इस लैपटॉप के टेम्परेचर 90 मैक्स गए हैं, तो उसके ऊपर नहीं गए। और अगर ये गए भी होंगे तो लैपटॉप ने थ्रॉटल नहीं मारा, तो वो एक अच्छी बात। तो कुछ ऐसी है इसकी कैमरा की क्वालिटी। यहाँ पर सिर्फ एक सॉफ्ट बॉक्स लगा है और कुछ नहीं। 720p वाला वेबकैम आता है इसमें। और मेरे बाल आप कमेंट में बताओ, बाल काटो या फिर बाल रहने दो। एक्सपोजर भी काफ़ी बढ़िया है, पर 1080p वाला कैमरा होता तो अच्छा रहता। आवाज़ भी आप कैमरे से सुन लो। बाय बाय। आगे अगर इसके पोर्ट्स और बटन्स की बात करूं तो लेफ्ट साइड में आपको एक केंसिंगटन लॉक 3.2 Gen 1 वाला टाइप ए पोर्ट मिलता है और राइट साइड की तरफ देखते हैं तो एक पावर इनपुट पोर्ट, RJ45 लैन पोर्ट, HDMI 2.1 का पोर्ट, जिसका आउटपुट आप RTX 4060 से ले सकते हो। 2 टाइप सी के पोर्ट मिलते हैं, जिसमें से एक थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट है और दूसरा USB टाइप C 3.2 Gen 2 पोर्ट है। और इस पोर्ट से आप डिस्प्ले आउटपुट RTX 4060 से ले सकते हो और PD चार्जिंग 90 वॉट तक की ये सपोर्ट करता है। और आगे हमें 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट देखने मिलता है और एक हेडफोन जैक का कॉम्बो। आगे अगर इसके बैटरी की बात करूं, जो इस लैपटॉप का सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि इसमें आपको 90 वॉट आवर की बड़ी बैटरी देखने मिलती है, जो 5 से 6 घंटे तक का आपको बैटरी बैकअप निकाल के देगी मॉडरेट यूसेज में। गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिलना बहुत मुश्किल है। नॉर्मल ब्राउजिंग करोगे, यूट्यूब वीडियो देखोगे या फिर मूवी वगैरह देखोगे तो ये 5, 5.5-6 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको निकाल के देगा। और इसमें आपको 240 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है, मतलब ये लैपटॉप फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 30 मिनट में 50% तक आराम से चार्ज कर देगा। अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन की, जिसका आप शुरुआत से वेट कर रहे थे शायद। पहले इसे कंपेयर करते हैं इसके राइवल से, जो है लेनोवो का लॉक, जो सेम i7 13 Gen के साथ आता है, वो भी 4060 के साथ। और दोनों भी 1 लाख के आसपास ही मिलते हैं, मतलब ऑफर्स में 1 लाख के नीचे भी आते हैं। 99,000 तक आया है ये लैपटॉप, तो उसी को कंसीडर करेंगे हम इस वीडियो में, क्योंकि थंबनेल निकालना है, क्लिक बेट करना है। और एक लेनोवो का लॉक है जो i7 13650HX वाला प्रोसेसर है, जो अभी फिलहाल 1,05,000 के आसपास ही चल रहा है। मेरे ख्याल से आपको HX प्रोसेसर वाला लेना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसमें 5-6 हजार ज्यादा जाएंगे पर आपको सिंगल कोर में 5% तक की परफॉर्मेंस का बूस्ट मिलेगा और मल्टी कोर में आपको 35% तक का बूस्ट मिलेगा। मतलब आप 5-6 हजार जा तो रहे हैं पर आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। और HX वाले प्रोसेसर की परफॉर्मेंस अलग ही लेवल की रहती है। इसमें आपको थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलता है पर आपको लॉक में नहीं मिलता। इसमें आपको बड़ी बैटरी मिलती है 90 वॉट आवर की, पर आपको लेनोवो लॉक में 90 वॉट आवर की बैटरी नहीं मिलती। और लेनोवो लॉक में आपको MS ऑफिस देखने मिलता है, जो इसमें नहीं मिलता। मतलब दोनों के अपने फायदे और कॉन्स है। अगर आपको लेनोवो लॉक नहीं लेना, जो इसका कॉम्पिटिटर है, उसके मदरबोर्ड डेड इशू के बारे में आप कंसर्न हो तो ठीक है, आप इस पर जा सकते हो। ये भी कोई बुरा लैपटॉप नहीं है, काफी बढ़िया। बाकी अगर आपको लेनोवो लॉक मदरबोर्ड इशू के सॉल्यूशन के बारे में पता करना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और अगर आपको 40, 60, 90,000 के अंदर परचेस करना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देखो।